एवरीवन, क्या नीट को अब 4 महीने में क्रैक करना पॉसिबल है? अगर हमने अभी स्टार्ट किया है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आई एम श्योर ये सवाल वो सवाल है जो आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रहा है और आप लोगों को इसका जवाब चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अपनी नीट जर्नी को शेयर करके देना चाहूँगी एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 11th में, जब मैंने पीसीएमबी चूज़ किया तो उसी साल कोविड आ गया था। तो सुबह सबसे पहले मेरी स्कूल की क्लासेस, देन कोचिंग की क्लासेस एंड देन मैथ्स की ट्यूशन। तो लगातार क्लासेस होती थी शाम के 8 बजे तक। शुरू शुरू में तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि सिर्फ क्लासेस ही अटेंड हो पा रही थी। मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, कुछ रिवाइज नहीं कर पा रही थी। हर जगह स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, कोचिंग में अलग चल रहा है, मैथ्स का अलग करना है, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था फिर। और फिर ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा बहुत मैं खुद भी सीरियस नहीं थी, मतलब कोई ऐसे सीरियसनेस नहीं थी टेस्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर। मैं खुद भी ज़्यादा इतना जो टाइम मिलता था वो मैंने इतना पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं किया। और इस तरह से फिर एंड में आते आते 11th के एंड तक ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था 11th का। ठीक है, बस कैसे तैसे पास होकर 12th में आ गए। और फिर सोचा कि अब 12th में आ गए, अब अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक साल अच्छे से डेडिकेट करेंगे, 11th 12th को कंप्लीट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें करना है। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि यार मुझे 11th कुछ भी नहीं आती है और 12th भी करनी है। तो इस चक्कर में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को 11th जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मैंने पहले 11th स्टार्ट कर दी। कोचिंग में, स्कूल में, हर जगह 12th हो रही थी, लेकिन मैंने 11th पे ध्यान दिया कि एक बार 11th हो जाए फिर मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और फिर मैं 12th करूँगी। और जो कि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, 11th में हमें नहीं आता और हम 12th में आकर पहले 11th करने में लग जाते हैं और फिर 12th करते हैं। इस चक्कर में पता है क्या होता है, द सेम थिंग जो मेरे साथ हुई, 11th कंप्लीट करने के चक्कर में पूरी 11th तो मैं कर नहीं पाई हूँ, लेकिन जो 12th चल रही थी मेरे कोचिंग में और स्कूल में, वो मेरा सब कुछ बैकलॉग हो गया। ठीक है, मैंने वो लेक्चर्स नहीं लिए, मैंने वो सब पढ़ा नहीं और वो सब मेरा बैकलॉग होता चला गया और 11th भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। देन फिर 2-3 महीने बाद टेस्ट स्टार्ट हुए, कोचिंग में कुछ भी नहीं आता था, 12th का शुरू ही नहीं करी थी, स्कूल में टेस्ट होने लगे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ा सा अकल आई कि यार ये सब गलत हो रहा है। इस चक्कर में ना 11th होगी और 12th भी करनी है, 12th के टेस्ट वगैरह देने हैं, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, पहले 12th करेंगे और उसके बाद फिर 11th करेंगे एंड में। और तब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के बेसिक्स मैंने 2-3 महीने के पूरे स्किप कर दिए थे। कोचिंग और स्कूल में मुझे कुछ भी नहीं आता था 12th का, और तब मुझे बीच से 12th स्टार्ट करनी पड़ी थी। तो मैं पहले 12th कंप्लीट करने में लग गई जो बैकलॉग था, फिर 12th में लग गई और फिर जो 11th मैंने पढ़ रखा था, एंड में जब मैंने 11th उठाई थी तो मुझे ऐसा लग गया कि मुझे 11th कुछ भी नहीं आती है और मैं पूरा भूल चुकी हूँ। ठीक है, वो पढ़ा हुआ भी मेरा बेकार हो गया क्योंकि पूरा तो पढ़ा नहीं था, आधा अधूरा पढ़ा था, वो भी मैंने ढंग से फाइनलाइज नहीं किया। 12th स्टार्ट करी, वो भी मेरी बैकलॉग से हुई, तो सब कुछ ब्लेंडर ही होता चला गया। देन मैं सीबीएसई बोर्ड्स हूँ, तो मेरे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 करके 2 बोर्ड्स हुए थे। तो दिसंबर में टर्म 1 हुए थे तो वो दे दिए। देन उसके बाद फिर टर्म 2 करा और साथ साथ 11th भी करी थी थोड़ी सी, और फिर जून में अपने टर्म 2 दे दिए। ठीक है, तो बोर्ड्स जैसे जैसे निपटाए उसके बाद फिर 1 महीना मिला था नीट के लिए। सो टर्म 1 देने के बाद जनवरी 2022 में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि यार देखो, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मेरी बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, बायोकेमिस्ट्री आती है 540 मार्क्स की, मैं अगर बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लूँ और वहाँ पे मैं 540 पूरा सिक्योर कर लूँ, और फिजिक्स में मैं वो क्वेश्चंस कर लूँ इंपॉर्टेंट जो मोस्टली हर साल पीओक्यूज में पूछे गए हैं, या जो एक चैप्टर के जो 3-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो एक ना एक तो आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कर लूँ। ठीक है, तो उस तरह करके किसी तरह मैं 100 मार्क्स अगर वहाँ पर मैं मैनेज कर लूँ तो मेरा 640 बन जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो भी मैं 620 तक पहुँच जाऊँगी, और उस टाइम पे 620 में सिलेक्शन होता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और मैंने इसी के अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से किया। मैं एनसीईआरटी को पढ़ती रहती थी, लेकिन फिजिक्स में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो उस हिसाब से मैंने करा था। और फिर जब नीट दिया और घर आके स्कोर चेक किया तो मेरा 575 आया। अभी ऐसा स्कोर है जिसपे ना मैं श्योर हो सकती कि मुझे सीट मिलेगी और ना मैं ये श्योर हो सकती कि मुझे सीट नहीं मिलेगी। 550 टू 600 की जो रेंज होती है, बॉर्डर रेंज होती है, वहाँ पे आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। और फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं कट ऑफ की, काउंसलिंग की, तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मेरे को वेट करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, बट हमारी यूजुअली आदत होती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम मोस्टली अपने आप को सेफर साइड पे रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। तो सेम थिंग मैंने करी। मैंने ये सोच लिया कि यार मुझे सीट मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा ये चीज़ मैंने दिमाग में लाई नहीं, मैंने छोड़ दी। और मैं पूरा इस उम्मीद में बैठ गई कि यार मेरे को सीट मिल जाएगी। मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने काउंसलिंग के सारे राउंड्स लिए और मैं इसी उम्मीद में मैंने अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और मैं प्रॉपर इसमें लग गई कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में जाना है, एमबीबीएस करनी है, ये करना है, वो करना है, और वो सारी प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। तो उस समय मैं पूरा एंजॉय किया मैंने, मस्त। यही होता है ना यार, अभी जब लास्ट ईयर रीनीट का चल रहा था कि शायद रीनीट हो सकता है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा ना, उन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी होगी, वो इसी उम्मीद में होगी कि यार रीनीट नहीं होगा और हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा।
तो हम अपने आप को सेफ़र साइड पे ही रखते हैं, कोई नेगेटिव सोच के नहीं स्टेप ले लेता एकदम। तो वो मेरी गलती हो गई कि मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। बट इट्स अ नेचर कॉमन मिस्टेक, जब हल्की सी भी उम्मीद होती है मन में कि यार ये अच्छा हो सकता है, तो फिर नेगेटिव वाली चीज़ इग्नोर हो जाती है। तो वो गलती हो गई थी। उसके बाद फिर लास्ट राउंड था स्टे वैकेंसी, जिसका रिजल्ट आया था 22 दिसंबर को। उसमें मेरे को सीट नहीं मिली थी और मेरा फाइनल हो गया था कि अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, नहीं होगा सिलेक्शन। तो वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, मतलब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये हो क्या गया। जिसने ये सोच लिया कि उसे सीट मिल जाएगी, पूरी उम्मीद में बैठा है वो बच्चा, और पूरा मतलब सब कुछ पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, सब कुछ कॉलेज के सपने देख लिए, और एकदम से ड्रॉप लेना पड़ जाए और सिर्फ 4 महीने बचे हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में हो क्या गया एकदम। मैं शब्दों में शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा वर्स्ट फेज था वो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं सबसे बाहर कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ, अब आगे क्या करना है। ड्रॉप लेना पड़ेगा इतना तो फाइनल था, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और एक अटेम्प्ट तो देना ही था। और लेकिन अब क्या करना है आगे, 4 महीने में होगा नहीं होगा, इस सब से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी। एक हफ्ता लगा मुझे सब कुछ प्रोसेस करने में कि अब यार अब ड्रॉप लेना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया, ये रियलिटी है और अब इसे एक्सेप्ट करके इसी के साथ रहना होगा, मूव ऑन करना होगा। तो एक हफ्ते में मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि यार अब दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने सारी किताबें जो मैंने अंदर रख दी थी अलमारी में सब बाहर निकाली, ठीक है, और पूरा अपना दोबारा से सब कुछ फैला दिया कमरा जैसे पहले रहता था नीट के टाइम पे। और फिर मैंने 1 जनवरी के अराउंड से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार एक फ्रेशर की लाइफ में और एक ड्रॉपर की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। जब मैं एज अ फ्रेशर पढ़ रही थी, मैं बहुत चिल माइंड से पढ़ रही थी कि ठीक है यार, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ड्रॉप ले लेंगे, एक अटेम्प्ट तो है ये भी। लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ ये था कि यार अगर अब नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगी। और क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया था कि यार ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद हम और अटेम्प्ट नहीं दिलवाएंगे, इसमें हो गया तो ठीक है, वरना फिर कॉलेज कर लेना नॉर्मल। तो ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड था घर में कि मुझे एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। और तो मुझे ये था कि यार अब नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगी, अब तो आगे मेरे पास अटेम्प्ट भी नहीं है। नहीं हुआ तो फिर पेरेंट्स को क्या जवाब दूँगी, उन्हें कैसे फेस करूँगी, रिलेटिव्स जो सारा दिन यही बोलते हैं कि नहीं होगा, नहीं कर पाएगी, उन सबको कैसे फेस करूँगी, उनको कब जवाब दूँगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना नहीं था, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता था तब भी, लेकिन वो नॉर्मल था। लेकिन अब सेकेंड अटेम्प्ट में बीइंग अ ड्रॉपर वो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी। हमने वो फेलियर जब फेस करा तब आसपास के लोगों के जब ताने पड़ते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटती है, काफ़ी चीज़ें जब वो हम फेस करते हैं बहुत बुरा लगता है तब। और ऊपर से एक रिग्रेट और था मेरे अंदर कि जब मुझे स्टार्ट करना ही था, मुझे ड्रॉप लेना ही था, तो मैंने शुरू से क्यों नहीं किया, मैंने शुरू से पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करी। एटलीस्ट एक सिक्योरिटी रहती, गारंटी रहती कि यार हो सकता है। 4 महीने में तो मैं श्योर भी नहीं हूँ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ी नहीं कर पाऊँगी, यार मैंने ड्रॉप भी लिया लेकिन उनको एक्चुअल में तो मैंने सिर्फ 4 महीने प्रिपेयर करी और मैंने अपना 100% भी नहीं दिया, मैं कर ही नहीं पाई, मैंने अपना ड्रॉप भी वेस्ट कर दिया, साल भी वेस्ट कर दिया। इतने सारे सवाल चल रहे थे उस वक्त मन में, मैं उन सबसे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। बस यही लगता था कि यार काश मैं पहले स्टार्ट कर देती, काश मैं पहले कर देती तो ये सब नहीं होता। तो वो सब काश बन के रह गया था, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी अब। पर फिर मैंने खुद को यही समझाया कि यार मैं कितना भी रो लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, वो जो 5.5 महीने मैंने बर्बाद कर दिए वो वापस तो नहीं आने वाले, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। बट ये आगे के 4 महीने जो मेरे हाथ में है, मैं इसमें तो अपना 100% दे सकती हूँ। होगा नहीं होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना 100% दे के ये तो सोच सकती हूँ कि यार मेरे हाथ में जितना टाइम था मैंने उसमें अपना 100% दिया। और व्हाट इफ़ मेरा हो गया तो हो भी तो सकता है ना। तो फिर मैंने यही सोचा कि जब मैंने काउंसलिंग के टाइम पे खुद को हमेशा पॉजिटिव साइड पे रखा कि हाँ मेरे को सीट मिल जाएगी, मैंने तब नेगेटिव नहीं सोचा। तो अब मैं नेगेटिव क्यों सोचूँ इतना कि नहीं होगा नहीं होगा। एटलीस्ट इतना टाइम उसमें ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और अपने बारे में तो पॉजिटिव ही सोचते हैं कि यार हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक रूल बना लिया था अपना, हर दिन सुबह उठ के मैं ये बोलती थी कि अब इतने ही दिन बचे मेरी मेहनत करने के, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग बहुत डरते हैं कि यार बस 100 दिन बचे हैं कि हमारा 100 दिन में सिलेक्शन हो पाएगा। पर मेरा उल्टा था, मैं हमेशा यही बोलती थी बस 100 दिन और मेहनत करनी है फिर मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं बोला अपने बारे में, क्योंकि मतलब नेगेटिव बहुत लोग चाहते हैं आपके लिए और बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग बोलेंगे। लेकिन एटलीस्ट खुद के बारे में आपको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, खुद के बारे में कभी बुरा मत बोलो। अपने बारे में अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो एटलीस्ट खुद के लिए हमेशा डेली अच्छा बोलना कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, अपने लिए नेगेटिव मत बोलना। और अगर आप लोग भी सेम मेरी वाली सिचुएशन में हो, यही सोच रहे हो कि यार काश पहले स्टार्ट कर लिया होता तो आज ये नहीं होता, इतना कम टाइम नहीं होता, हम 0 पे नहीं होते, पहले से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए होते, पास्ट में ही उलझे हुए हो। तो एक बात हमेशा याद रखना, कल नहीं भूलोगे तो कल कैसे बदलोगे। जो पास्ट हो चुका है वो आपके हाथ में नहीं है, अब आप कुछ भी कर लो वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है, कल आप बदल सकते हो अपना। और अब उसके लिए आपको कल को भूलना पड़ेगा। अगर आप वो पास्ट में उलझे रहोगे, रिग्रेट्स लेकर बैठे रहोगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे फ्यूचर का भी। अभी आप प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर को बदलो, पास्ट हो गया अब आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का।
रिग्रेट को रखने से फ्यूचर ही खराब होगा। अगर उस पास्ट को भूल कर आप मेहनत करोगे प्रेजेंट में, तो आप फ्यूचर अपना बदल सकते हो। द सेम थिंग आई डिड। मैंने फिर उसके बाद अपना पास्ट भूल गई कि मैंने जिस भी वजह से मैंने वो 5 महीने नहीं पढ़ाई करी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, ठीक है, और उसके बाद मैंने वो 4 महीने बस अपना पॉजिटिव बोला और मैंने पूरी मेहनत करी उसमें। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है, ईजी नहीं था। वो 4 महीने बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत करी है, ईजी नहीं था। फ्री में तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो लगेगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आप लगा लो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिंपल थिंग यही है। देखो मेहनत के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एंड के 4 महीने आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो फिर कैसे करनी है, कितना करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मिलकर कर लेंगे, हो जाएगा। जिस तरह से मैंने किया था आई विल शेयर दैट ऑल्सो भी, ठीक है। सब बताऊंगी कि मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करे थे, क्या स्ट्रेटजी रही थी, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आप करो, हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और जो मेजर चैलेंज आया कि मेरा जो स्कोर था फुल मॉक टेस्ट में, वो अगेन 570 के अराउंड आकर स्टक हो गया था। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बढ़ ही नहीं रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं क्या करूँ उसे बढ़ाने के लिए, मैं कैसे इसे बढ़ा दूँ, कोई मुझे बता दो कि ये कर ले वो कर ले। मैं वो सब करने लगता हूँ, बस बढ़ जाए, बढ़ ही नहीं रहा स्कोर। और इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग था कि मैं मॉक टेस्ट दूँ और अगेन मेरा स्कोर 570, 580, 590 इसी के अराउंड आ रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे इम्प्रूव करूँ, क्या कर सकती हूँ, कैसे ही बढ़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ पा रहा था वो चीज़। मेरा ऑलरेडी स्कोर 575 था, मुझे पता था मुझे इस स्कोर पे नहीं मिलने वाली सीट। मैं सेम इतनी मेहनत करके मैं अगेन उस स्कोर पे नहीं रखना चाह रही थी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। देन आई रियलाइज़ कि इसका एक ही सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट देना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही गलती हो गई थी कि जब मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरा स्कोर 570 के अराउंड आता था, 550 टू 600 के बीच में, तो इस डर से मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वो गलती नहीं करी। मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, चाहे कितना भी मैं उस मॉक टेस्ट को देने को डिप्रेस हो जाती थी, मेरे को बहुत बुरा लगता था वो स्कोर देखकर, पर मैं रुकी नहीं। मैंने उसे एनालाइज करा, अपनी गलतियाँ देखी, और मैंने अगला मॉक टेस्ट फिर से दिया, ठीक है। इस उम्मीद में देती थी कि यार इस बार अच्छा करूँगी। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं उसे पॉजिटिव लेने की कोशिश करती थी कि ठीक है, मुझे कुछ नई गलतियाँ पता लगी है और ये गलतियाँ मेरे को नीट में नहीं करनी। इस तरीके से मैं उसे डाइवर्ट करती थी, और फिर मैंने वो मॉक टेस्ट देती गई। लास्ट मेरा स्कोर गया था 620, इससे ऊपर मेरा कभी नहीं आया। और फिर नीट दिया, तो जब नीट में मेरा स्कोर 666 बना ना, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा था कि मेरा स्कोर है, क्योंकि कभी मेरा किसी मॉक टेस्ट में नहीं गया वो स्कोर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं 650 कभी क्रॉस कर पाऊंगी। मुझे था अगर मेरे 620 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पर पता है क्या होता है, कई बार ना हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। मैं मॉक टेस्ट दिए जा रही थी, मुझे किसी मॉक टेस्ट में से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए ना, वो सब मेरे लिए काम आए। एक भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो बेकार गया, क्योंकि सब कुछ वर्थ इट था। जितनी गलतियाँ मैंने देखी, जितना मैंने इंप्रूव किया, उस सब का रिजल्ट मुझे नीट वाले दिन मिला। जब मैं नीट का एग्जाम दे रही थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा मैंने वो मॉक टेस्ट दे दिया था, उससे मेरे को आज ही क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ मेरे को आज यहाँ पे हेल्प करेगी। तो सब कुछ पता है वर्थ इट होता है, कुछ भी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने से मत डरो। हो सकता है कि आपको आज एकदम से रिजल्ट ना मिले, कल ना मिले। मुझे कितनी लेट मिला, मुझे कभी नहीं मिला 4 महीने में रिजल्ट, सीधा नीट वाले दिन मिला, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए मत जल्दी करो, गलतियाँ देखो, इम्प्रूव करते रहो। आपको वो नीट वाले दिन तो ज़रूर हेल्प करने वाला है। अब अगर जिन बच्चों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि मेरे 575 थे पहले, तो इसलिए मेरा 666 आ पाया 4 महीने में, अगर हम जीरो पर है तो नहीं ला पाएंगे। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा। सो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। मेरे को फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता था, मेरे को बेसिक्स भी नहीं आते थे। मैं नीट 2022 में जिस स्ट्रैटेजी से गई थी कि मेरे 540 वहाँ से आ जाएंगे और 100 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन ये 2022 के पेपर में फिजिक्स बहुत ईजी आई थी, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन तब भी मेरा स्कोर 80 से ऊपर नहीं गया था फिजिक्स में। और बायोकेमिस्ट्री आती थी थोड़ी, लेकिन 5.5 महीने का गैप जब लग जाए, जिसमें आप किताब को उठाकर भी ना देखो और सिर्फ मज़े करो, तो उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कुछ याद नहीं होता, आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में मुझे इमेजिन कर पाओगे ना मेरी जगह आकर, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ऐसा होता है। इफ़ इन केस मुझे हल्का फुल्का आता भी होगा ना, बट मैं नहीं मान लेता कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं ज़ीरो पर हूँ। और मैंने खुद को इतना ज़्यादा नीचे कंसिडर कर लिया था, और मैंने बेसिक से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। जब रीनीट के एग्ज़ाम की बात चल रही थी लास्ट ईयर, तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, वो सब यही चाह रहे थे कि रीनीट ना हो, कि उनका यही था कि हम भूल चुके हैं, जबकि उनका तो एक ही महीना हुआ था एग्ज़ाम दिए हुए। मेरे को 5.5 महीने हो चुके थे। और वो बच्चे वो थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको सब आता था, मुझे तो आता भी नहीं था। तो अभी ऐसा लगता है कि यार 575 थे इसलिए कर लिया, ऐसी बात नहीं है। जब आप इतना लंबा गैप लगा देते हो ना, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो, आपको नहीं याद होता कुछ भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप खुद को कहाँ पे कंसीडर कर रहे हो।
अभी भी आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ आता होगा, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, या ड्रॉप ईयर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। लेकिन तब पॉइंट इसके आप खुद को ज़ीरो पे मान रहे हो ना। आप लोग बोलते हो हम ज़ीरो पर है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो पर हो सकता है आपको कुछ ना कुछ आता हो, लेकिन क्योंकि आप खुद को ज़ीरो पे मान रहे हो और आप ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो द सेम थिंग इज़ विद मी। हो सकता है अगर मुझे कुछ आता भी होगा, बट मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो मैंने खुद को ज़ीरो पे ही कंसीडर करा था कि मुझे कुछ नहीं आता। सो ऐसा मत सोचना कि 575 की वजह से स्कोर आया 4 महीने में, पॉसिबल नहीं। नहीं यार, पॉसिबल है, कर सकते हो। एटलीस्ट मेहनत तो करो, स्टार्ट तो करो। अब करना क्या है वो चीज़ में मैटर करती है। जब मेरे पास 4 महीने बचे थे तो मैंने ये चीज़ बहुत क्लियर कर ली थी कि यार अगर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन करी तो मेरा आधा टाइम चला जाएगा लेक्चर्स लेने में, और उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलने वाला। और मेरे पास ऑलरेडी इतना कम टाइम है कि मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम वैसे ही कम मिल रहा है, उसमें भी मैं कोचिंग में आधा टाइम दूँ तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने यूट्यूब से सेल्फ प्रिपेयर किया था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी एक क्वेश्चन भी नहीं करने वाली, चाहे कोई कितना भी बोले कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं करूँगी। मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हाँ मेरे पास टाइम बचा होता, पहले से स्टार्ट किया होता, 1 साल की प्रिपरेशन करी होती, मैं बिल्कुल करती, लेकिन अब नहीं है। अब मैं प्योरली एनसीईआरटी पढ़ के जाऊँगी। मेरे पास टाइम ही नहीं बचा जब एनसीईआरटी से बाहर का करने का, तो मैं टाइम वेस्ट करूँगी ही नहीं। अब जितना टाइम है एनसीईआरटी को चाहे 10 बार करूँ, 20 बार करूँ, वही करनी है बस। तो ये 2 चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रख ली थी कि यार एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहना है और यूट्यूब से सेल्फ प्रिपेयर करना है। अब मैंने क्या किया था, लेक्चर्स मैंने उम्मीद के देखे थे, उम्मीद 2022 के और कुछ 2023 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लेक्चर्स देखा था। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रचंड वगैरह के लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं। लास्ट ईयर की उम्मीद के देख सकते हो सिलेबस चेंज की वजह से, या लास्ट ईयर के प्रचंड के भी देख सकते हो। जहाँ से जिस टीचर का आपको समझ में आए उनका लेक्चर देख लो आप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नोट्स के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने एनसीईआरटी करी और उम्मीद बैच की नोट्स जो बैचेस में अपलोड होते हैं वही देख लिए थे। तो ये था बायोकेमिस्ट्री के लिए ओनली एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए उम्मीद बैच के नोट्स, ठीक है। आप लोग भी क्या कर सकते हो, या तो ऐसे ही कर लो। उसके अलावा अगर और नोट्स चाहिए तो मेडिजी बुक जो है पीडब्ल्यू की, उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसे ले लो और वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 चीज़ें सॉल्व करी थी। एक तो तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज, जिसको मैं अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है या आपकी फिजिक्स वीक है, एक बार वो सीरीज पूरी कर लो और आपका वो डर बहुत खत्म हो जाएगा। मैं भी फिजिक्स में बहुत वीक थी, मुझसे नहीं होती थी फिजिक्स, और मेरा फिजिक्स में अगर 158 आया है ना, तो सिर्फ उस सीरीज़ की वजह से आया। मैं हमेशा उसको क्रेडिट दूंगी। सो प्लीज़ जाओ, उसे फॉलो करना पूरा, ठीक है। वो सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लो और वहाँ से करो। दूसरी चीज़, मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिली थी मुझे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से लेके मैंने बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के जो टॉपिक्स जो जिनमें मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत लग रही थी, उनके क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। देन फोर्थ, आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। एक बार देख लेना बायोकेमिस्ट्री के लिए लास्ट 5 ईयर्स के एंड फिजिक्स के लिए लास्ट 10 ईयर्स के, तो इस तरह आपकी पीवाईक्यूज भी हो गए। एंड उसके बाद एक और चीज़ें जो आपको बीच में करनी है, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स वगैरह बना लेना, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक शीट्स हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स, ये सब चीज़ें बना लेना, ठीक है। बिकॉज इसके बिना आपको याद नहीं होगा। एकदम से आप चैप्टर करो और उसके साथ आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए, ऐसी बात, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स यार आप अपनी बना सकते हो खुद, बहुत कम टाइम लगता है। मैंने भी अपनी खुद बनाई थी। तो प्लीज़ अपना लेक्चर जब आप देख रहे हो तो साथ साथ आप अपनी फॉर्मूला शीट्स बना लो। तो प्लीज़ जब आप लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो तो साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट्स बना लो, बिकॉज ये जो चीज़ें ना वो आपको नीट के आखिरी दिन तक आपको साथ देगी, और आपको यहीं से सब कुछ रिवाइज करना है, तो बहुत हेल्पफुल है, इन्हें बना लेना। बस ये सिंपल से 5 स्टेप्स फॉलो करे थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद बीच बीच में रिविजन करी थी और मॉक टेस्ट दिए थे। पार्ट टेस्ट से स्टार्ट किया था एंड देन फुल मॉक्स दिए थे। मॉक टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम से ढूंढ लिए थे, तो वहीं से मैंने उनको प्रिंट करा के ओएमआर लेकर घर में बैठ के टाइमर लगा के दिया था और फिर खुद ही चेक किया था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मॉक टेस्ट देने की। आपको भी अगर ऐसे देना तो आप मेरे टेलीग्राम से मॉक टेस्ट लेकर दे सकते हो, वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ से जाओ, मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ है यार, बस करना शुरू कर दो। अभी आखिरी मौका है, अब मत रुकना। अगर आप रुक गए ना तो फिर पूरी लाइफ रिग्रेट करते रह जाओगे। सो प्लीज़ अब मत रुको और स्टार्ट कर दो। सो मेरा इस वीडियो से बस यही मोटिव था आपको बताने का कि अभी आप जिस जगह हो ना, मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि ठीक 2 साल पहले मैं भी इसी जगह थी, इसी कन्फ्यूज़न में थी और यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बट उस टाइम अगर मैं रुक जाती ना तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। तो एक बार यार आखिरी ट्राई तो आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी पूरी जी जान लगा दो, 100% दो, और इतनी मेहनत करो कि यार बाद में हो ना हो, आपको बस ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं कर सकता था या मेरा हो जाता। एक बार अपने दिल में जितनी मेहनत है ना, जितना आपके पास टाइम है, बस कर दो अपना। ये बाद में रिग्रेट नहीं रखना।
और अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे ना तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। देन नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करे बिना मत जाना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर देना। और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।